Hello everyone, you're all welcome to Prep IS. So guys, this is the last part of our uh, biotechnology. So if you remember previous class में हमने stem cell technology, we have also discussed about कि in vitro and all fertilizations क्या होती हैं. So एक बार please उसको देख लेना, CRISPR Cas9 and all, we have already discussed that. So आज हमें जो start करना है वो start करना है designer baby. So CRISPR Cas9 was the last topic which we have done. यहाँ पे ना एक चीज आई फॉरगेट टू टेल यू एंड द थिंग वाज कि 2020 के अंदर नोबेल प्राइज इन जो केमिस्ट्री मिला था ना, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, इट वाज अवॉर्डेड टू टू पर्सन्स. ठीक है, व्हाट वर द नेम ऑफ द टू पर्सन्स? द नेम ऑफ द टू पर्सन्स आर इमैनुअली Charpentier and the second person is Jennifer A. Doudna. Okay, so these were the two persons. Now, why they have got the Nobel Prize in chemistry at that point, and that is in 2020? So the reason was what they did. They developed the method for the development of a method for genome editing. ठीक है, इन्होंने जीनोम एडिटिंग को मेथड को डिराइव किया था कि किस तरह से हम कौन सा मेथड यूज करके क्या कर सकते हैं, हम जीनोम को जो है बेसिकली आपका एडिट कर सकते हैं. ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि दिस मेथड वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय दीज टू पर्सन्स. ठीक है, क्लियर है. बाकी हमने ऑलमोस्ट सारा बीटी ब्रिंजल एंड ऑल सारा डिस्कस कर लिया. So आज पहले हम क्या करेंगे, we will come towards a designer baby and then we will move towards transgenic animals. So let us first start with what? Let us first start with the this part, designer baby. So designer baby क्या होता है? डिजाइनर बेबी जैसे कि आपने गेम्स खेलते होगे ना कि अपने अकॉर्डिंग किचन को डिजाइन कर लो, ऐसे ही डिजाइनर बेबी में आपको जो कलर चाहिए, जैसे आपने कलर आइज का चूज कर लिया कि भाई मेरे को तो यही आइज का कलर चाहिए. ठीक है, ऐसे ही आपने हेयर कलर डिसाइड कर लिया कि मुझे ब्राउन चाहिए, तो देखो यहाँ पे ब्राउन आ गया. एथलेटिक एबिलिटी, इंटेलिजेंस लेवल, ठीक है, म्यूजिकल टैलेंट, तब खुद देखो ना यार. अब आपको कोई बोले कि तब खुद का बेबी डिजाइन करो, अब उसमें नेगेटिव क्वालिटीज डिजाइन करोगे, आंसर विल बी नो. यू विल बी लाइक मैम क्यों, हम पागल है कि हम नेगेटिव है ना उसमें चीजें डालेंगे. वी विल ऑलवेज ट्राई टू ऐड सम पॉजिटिव इन दैट, है ना. सो सेम इज द केस ओवर हियर कि किसी को भी बोलेंगे सो दे विल ऑलवेज ऐड द पॉजिटिव थिंग्स, नॉट द नेगेटिव थिंग्स. राइट, क्लियर है इतनी बात. सो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो पॉजिटिव चीजें ऐड. तो आपको नहीं लगता दिस इज इथिकली इनकरेक्ट? ये तो बच्चे के साथ ही इनजस्टिस कर रहे हो कि आप अपने अकॉर्डिंग बच्चा डिजाइन कर रहे हो. कंप्यूटर गेम थोड़ी है ये कोई, है ना. सो यहाँ पे बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इसको क्या बोला है कि दिस इज समथिंग विच इज यू कैन से अगेंस्ट एथिक्स. राइट, कि आप बेबी को डिजाइन कर लो या फिर आप एम्ब्रियो को डिजाइन कर लो, एक ही बात है, क्योंकि एम्ब्रियो से ही बाद में क्या है बेबी डिवेल्प. सो यहाँ पे अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं. तो फर्स्ट मेथड इज प्री इम्प्लांटेशन और प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो स्कैनिंग फॉर प्री इम्प्लीमेंटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर. अब ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं पीजीडी और पीजीआईडी. अब आप सोचोगे मैडम ये है क्या, ये कौन सी बल है? देखो, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफरिंग. सो यहाँ पे एम्ब्रियो को मान लो आपने क्या किया, आपने लैब में एम्ब्रियो बनाया. अब जो आपने लैब में एम्ब्रियो बनाया है इसको वूम, मदर की वूम में डालना पड़ेगा तभी तो ये बनेगा, है ना. बिना बने तो नहीं बन जाएगा. सो यहाँ पे एम्ब्रियो को मदर की वूम में डालना, दैट इज इम्प्लांटेशन. राइट, नेक्स्ट फॉर प्री इम्प्लीमेंटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर्स. और फिर उसके बाद ये भी तो चेक करने पड़ेंगे कि उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट मेच्योर आरबीसीज दे डू नॉट हैव व्हाट, दे डू नॉट हैव द डीएनए. इसीलिए यहाँ पे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा, यहाँ पे प्री इम्प्लांटेशन लिखा. ठीक है, कि हमें बाद में ये भी देखना है कि उसके अंदर कोई आपके डिसऑर्डर्स तो नहीं है, क्योंकि देखो आपने कोई चीज लैब में बनाई है, उसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो क्या डिसऑर्डर्स तो नहीं है उसके अंदर, है ना. सो आपको ये चीज चेक करनी होती
एंड बिकॉज ये चीज आपको पहले ही चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज जब वो सेल मेच्योर हो गया सो इट वोंट हैव द डीएनए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हेन यू आर स्कैनिंग द embryonic DNA. And why you are scanning the embryonic DNA? To diagnose or to identify any mutations that can cause genetic disease. ठीक है? तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने एम्ब्रियोनिक डीएनए को डायग्नोज किया है ये पता लगाने के लिए कि क्या वो कोई जेनेटिक डिजीज कॉज कर सकता है। आर यू गेटिंग? सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यू आर स्टडिंग द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, कि भैया डीएनए का सीक्वेंस क्या है, क्योंकि डीएनए का अगर सीक्वेंस चेंज हुआ तभी तो क्या होगा, जेनेटिक डिजीज होगी या नहीं होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो जो एम्ब्रियो के अंदर डीएनए है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कोई म्यूटेशंस तो नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज बीइंग डन, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज बीइंग डन, दैट इज प्री इम्प्लांटेशन जीन एडिटिंग। अब व्हाट इज दिस? इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कोई आपका जीन बदल भी गया, अब उस जीन को सही करना, राइट? अगर कोई जीन बदल गया उसको सही करना, सो इसके अंदर क्या आ जाएगा, करेक्टिंग दी आइडेंटिफाइड जीन म्यूटेशन। जो भी इनकेस अगर जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। यूजिंग विच थिंग, यूजिंग बहुत सारे जीन एडिटिंग टूल है, जैसे कि अभी हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में, यूजिंग द जीन एडिटिंग टूल सच एज CRISPR-Cas9 किया था ना हमने। जैसे कि CRISPR-Cas9 आपका एडिटिंग टूल है, आपने पता लगा लिया कौन सा पार्ट चेंज हुआ है, फिर CRISPR-Cas9 की मदद से उसको काट दो। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, Cas9 इज व्हाट, इट इज अ मॉलिक्यूलर सीजर, एंड CRISPR इज व्हाट, जो कि उसको बता रहा है कहाँ जाके उसको अटैच होकर उसको काटना है। ठीक है? और ये क्यों किया जाता है, ताकि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही आपका डिजीज को करेक्ट कर दिया जाए। तो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ लेकिन उससे पहले उसको चीज को करेक्ट कर दिया जाता है। सो इसीलिए कई जगहों पे इसको एम्ब्रियोनिक जीन थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक जीन थेरेपी। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? तो अब हमने क्या किया, अब हमने जीन को एडिट कर दिया। सो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, आवर नेक्स्ट स्टेप इज CRISPR-Cas9 मैकेनिज्म। ठीक है, क्यों अब CRISPR-Cas9 मैकेनिज्म क्यों आएगा, क्योंकि हमें जीन को ऐड करना है। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि CRISPR इज व्हाट, इट इज अ गाइडर RNA। ठीक है, किस लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि इस जो है बेसिकली ये बता सके कि कहाँ पे जाके जो है चेंज करना है। ये मैं आपको एक पॉइंट लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही है? सो यहाँ पे अगर मुझे बात करनी हो अभी तक के प्रोसेस की, सो व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने सबसे पहले हमने जीन जो म्यूटेट हुआ है, जीन म्यूटेशन को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई। Once the gene mutation is identified, at which state? At embryonic state. So the next step is editing the gene. Editing the gene, right? And this is done with the help of what? This is done with the help of CRISPR-Cas9. ठीक है, अब यहाँ पे जो CRISPR-Cas9 की बात करें, सो व्हाट इज CRISPR-Cas9 बेसिकली? सो CRISPR यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज अ गाइडर RNA। ये गाइड करता है, सो इट इज अ गाइडर RNA दैट इज डिजाइन्ड फॉर व्हाट, दैट इज डिजाइन्ड स्पेसिफिकली टू बी complementary the mutated gene that is removed.
वहां तक लेके जाने का ड्राइवर का काम कौन करता है? ये करता है, ठीक है। और वहां पे जाके काटने का काम कौन करता है? दैट इज बीइंग डन बाय Cas9, ठीक है। और व्हाट इज द वर्क ऑफ Cas9? Cas9 इज अ न्यूक्लियस एंजाइम जिसको टैग किया जाता है किसके साथ? क्रिस्पर के साथ, ठीक है, सो दैट इट कैन रिमूव दी जो भी म्यूटेट हुआ है जीन, ये उसको क्या कर सके? रिमूव, सो दैट इट कैन रिमूव द म्यूटेटेड जीन, ठीक है। और जो करेक्ट कॉपी है उसको इंस्टॉल कर सके। एंड द करेक्ट कॉपी ऑफ mutated gene can be added in the gap, ठीक है। क्योंकि करेक्ट करने के बाद मतलब उसको काटने के बाद गैप खाली तो नहीं छोड़ सकते, आपको जो सही चीज है वो भी तो वहां ऐड करनी होगी ना। सो पहले उसको काटना है, फिर उसको करेक्ट करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका सीक्वेंस है TTAGG, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब पूरा मैं आपको बता रही हूँ, ये है आपकी न्यूक्लिक चेन, ठीक है। सो इसका मतलब रिवर्स क्या बनेगा? डीएनए AATC, यहाँ पे मान लो म्यूटेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे म्यूटेट हुआ। सो यहाँ पे बाकी सारा सेम है, GTGCA, ठीक है। यहाँ पे है आपका TGCTA। अब यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये तो, अब यहाँ पे ये चीज म्यूटेट हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे? क्रिस्पर Cas9 लगा के इसको सही कर देंगे। समझ में आ रही है? और इसीलिए जीन एडिटिंग की टेक्निक को ही डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। समझ में आ गई बात? किस तरह से डिजाइनर बेबी को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको लैब में प्रोड्यूस किया जाता है, फिर एम्ब्रियो को वूम में डाल दिया जाता है। लेकिन बिफोर द एम्ब्रियो गेट मैच्योर उसको प्रॉपरली देखा जाता है कि उसके अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है। अगर इश्यूज हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो क्रिस्पर Cas9 की मदद से उसको खत्म किया जाता है, ठीक है। जीन एडिटिंग। नेक्स्ट कम्स ए ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं? एक होते हैं नॉर्मल एनिमल, लेकिन ट्रांसजेनिक कैसे होंगे? मान लो कि आपने उनके बीच में कुछ चेंज कर दिया, आपने उनकी क्या किया? जेनेटिक कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया, ठीक है। सो दोस एनिमल्स विल बी नोन एज ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स बिकॉज यू हैव चेंज द जेनेटिक कॉम्पोजिशन, राइट। सो यहाँ पे व्हाट यू कैन से, अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया जाता है कि उनकी कॉम्पोजिशन को चेंज कर दो? देखो कई बार हमें ये लगता है कि ये पर्टिकुलर काऊ जो है ना वो ज्यादा दूध कैरी कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे डेयरी काउज दे कैरी व्हाट? दे कैरी एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ केसिन जीन, जिसके कारण वो 13% ज्यादा जो है प्रोड्यूस करती है और ये मिल्क ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है। और ये बट द प्रॉब्लम इज दिस मिल्क हैज नॉट इज नॉट बीइंग, कहते होते ना, इसको एफडीए ने भी अप्रूव नहीं किया। आर यू गेटिंग? अगर अप्रूवल मिल गया सो द पीपल विल स्टार्ट यूजिंग दिस ट्रांसजेनिक मिल्क एनिमल, और इससे क्या होगा? मिल्क भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एंड इसमें जो ये जीन है दैट इज कैसिन जीन, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ मिल्क प्रोटीन जीन, ठीक है। और दूध ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होगा और क्या होगा? बेसिकली आपका ज्यादा प्रोड्यूस भी हो रहा है। सो डोंट यू थिंक कि ये जो दूध है ये ज्यादा लोग पसंद करेंगे? बिल्कुल हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वैसे ना होता क्या है कि जो ह्यूमन मिल्क होता है, अगर आप उसकी बात करो, सो ह्यूमन मिल्क बहुत ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बेबीज के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में भी मदद करते हैं और इन्फेक्शंस के रिस्क को रिड्यूस करते हैं। इनफैक्ट आपने जब इम्यूनिटी पढ़ा होगा कभी, तो उसमें ये जरूर पढ़ा होगा, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट होती है जो कि हम बचपन से अपने मॉम से लेते हैं, एंड एक्वायर्ड और एडेप्टिव इज द वन जो कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर डेवलप होती है। सो यहाँ पे जो ये मिल्क है ना, इसके साथ आपकी इम्यूनिटी बोन्स बने, ठीक है, समझ आ गई?
समझ में आ रही है क्या बात है? ठीक है, सो डोंट यू थिंक कि इस मिल्क को बनाना इज अ गुड थिंग, है ना, क्योंकि दिस मिल्क इज हैविंग मोर प्रोटीन एंड ऑल। ठीक है, समझ में आ रही है? एंड सेकेंड थिंग, देखो होता क्या है कि जो मदर मिल्क होता है ना, दैट मदर मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी असेंशियल फॉर द चाइल्ड। Why it is considered essential for the child? Because वो उसकी innate immunity को develop करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, और इसको सीक्रेट कौन करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ पे होता है, दिस इज प्रेजेंट इन योर पिट्यूटरी ग्लैंड। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, anterior एंड posterior। posterior पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चे क्या है कि कई बार क्या होता है कि मदर की बॉडी में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाता, या फिर मान लो कि कोई और प्रॉब्लम आ गई, सो मदर अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई, जैसे कोई बीमारी भी तो एकदम से लग सकती है। सो मदर अपने बच्चे को जब दूध नहीं पिला पाएगी तो उसकी इनेट इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। सो ये माना जाता है कि ये जो काउस से, ये वाली काउस से मिल्क आएगा ना, कैसिन जीन यूज करके, सो दिस मिल्क कैन बी द सब्स्टिट्यूट फॉर मदर्स मिल्क। ठीक है, समझ में आ रही है? सो एक तरह से अगर इनकेस ऐसा होता है, ऐसे बच्चों के लिए डब्बे वब्बे वाले दूध से ज्यादा ये वाला दूध फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक शिप्स दैट फिश दैट ग्रो फास्ट। सो सेकेंड एग्जाम्पल जो है ट्रांसजेनिक फिश की होगी। यहाँ पे इन्होंने सैल्मन फिश का एग्जाम्पल लिया। देखो सैल्मन फिश जो है उसको मॉडिफाई किया और ये पाया कि सैल्मन फिश वॉज एबल टू ग्रो 6 times मोर, ठीक है, देन नॉर्मल टाइप ऑफ फिश, बिकॉज उनके पास उनमें क्या किया, ग्रोथ हार्मोन की कॉपीज डाल दी। अब देखो ग्रोथ हार्मोन किससे रिलेटेड होता है, अगेन इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दिस ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे आपने ग्रोथ हार्मोन डाल दिया, सो डोंट यू थिंक कि अब जो बंदा है वो जल्दी ग्रो करेगा, बिल्कुल जी हाँ, है ना। सो दिस थिंग विल हैपन, क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या पढ़ते हैं कि जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है सो द पर्सन बिकम जाइंट लाइक, जैसे कि ग्रेट खलीफा, और अगर कम होता है तो वो डॉर्फ हो जाता है, जो बौने लोग होते हैं। सो यहाँ पे सैल्मन फिश में ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा दिया और वो ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्रांसजेनिक ग्लोइंग मंकी एंडी। एक एंडी मंकी के ऊपर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। ये एंडी मंकी इज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रेसस मंकी, और इस रेसस मंकी जो है ना, इसके अंदर एक ग्लो करने के लिए कि ये मंकी चमके, तो इसके अंदर एक जीन डाल दिया गया, और इस एक्स्ट्रा ग्लोइंग जीन का नाम था ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, जीएफपी प्रोटीन। और ये जीएफपी प्रोटीन नेचुरली जेलीफिश में पाया जाता है, इसीलिए जेलीफिश चमकती। ठीक है, समझ में आ रही है? और यहाँ पे इसको कई जगहों पे ना एज अ जेनेटिक हाइलाइटर भी यूज किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? देखो अब इसको जेनेटिक हाइलाइटर के तौर पे क्यों यूज किया जाता है, मान लो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और मैं सेम पेन से दोबारा लिख दूं तो समझ में नहीं आएगा ना कुछ भी। सो आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस प्लेस पे चेंज हुआ है, सो इट इज यूज एज अ जेनेटिक हाइलाइटर। ठीक है, सो यहाँ पे क्यों इनके में ऐड किया गया, ताकि ये ग्लो करे। एंड जेलीफिश में ओरिजिनली क्यों होता है, क्योंकि जेलीफिश पानी के अंदर तक रहती है, डीप सी वाटर में होती है, जहां पे लाइट नहीं पहुंचती है, तो ग्लो करने के लिए क्या होता है, बेसिकली जेलीफिश के ऊपर लगा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे रेसस मंकी क्यों चूज किया गया, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ह्यूमन पे होगा, और ये जो रेसिस मंकी है ये 95% जो है ह्यूमंस के साथ रिजेंबल करता है। क्लियर है? नेक्स्ट comes the Nobel Prize in Chemistry in 2008. It was awarded to a group of US and Japanese researchers who discovered the green fluorescent protein in the jellyfish. इन्होंने इसके अंदर जेलीफिश के अंदर ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन जो है डिस्कवर किया था, जो कि ग्लो करता है, and transformed it into one of the most powerful tools in genomics, क्योंकि इसको हम जीन हाइलाइटर एंड ऑल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसने क्या बोला है कि जो ये आपका जीएफपी होता है वो ग्लोइंग किटीज बनाता है,
ग्लोइंग बनीज बनाता है, ग्लोइंग मंकीज बनाता है, माइस बनाता है, चमकते हुए माइस, चमकती हुई बिल्लियां, है ना, ये सब बनाता है। इट हैज फार मोर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, इससे भी ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। देखो अब आप एक खुद सोचो ना, एक दूर से कोई चमकती हुई चीज अच्छी लगेगी ना आपको, सो दैट इज द थिंग। ठीक है, नेक्स्ट, द आई कैचिंग प्रोटीन इज यूज्ड एज अ विजुअल टैग। जो ये आंखों को एकदम कैच करता है प्रोटीन, इसको एक टैग के फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसको बाकी जीन्स या फिर सेल्स के साथ लिंक किया जाता है। ठीक है, ताकि पता लग जाए क्या क्या चीजें हो रही है। समझ में आया क्या बात बोल रहा हूँ? कि अगर आपने क्या किया, आपने GFP को, दैट इज ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को, किसी दूसरे जीन में ऐड कर दिया, और अगर वो ग्लो कर रहा है, ठीक है, अगर वो ग्लो करे, इसका मतलब जो है ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर वो ग्लो ना करे, इसका मतलब ट्रांसप्लांटेशन नहीं। क्लियर, समझ में आई बात? चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज कैंसर। अब कैंसर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबने सुना तो जरूर होगा। ये कैंसर इनडायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, because we just need to study what, we just need to study about the cancer treatment. कैंसर कितनी टाइप का होता है, स्टेजेस क्या क्या है, that is something which is old. आजकल कैंसर ट्रीटमेंट is more important. So for this you need to have an idea कि what is tumor, क्योंकि कैंसर ट्यूमर्स होता है। So ट्यूमर कैन बी डिफाइंड एज, ट्यूमर क्या होता है, जब सेल जो है वो आपका जो सेल डिविजन कर रहा है वो अनरेगुलेटेड है, ठीक है। और ट्यूमर्स दो तरह का हो सकता है, बिनाइन एंड एम अलाइनमेंट, ठीक है। बिलाइन का मतलब क्या होता है, जो कि आपका स्प्रेड नहीं करता, लेकिन एम अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि स्प्रेड कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्प्रेड नहीं करता वो वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन जो स्प्रेड करता है दैट विल रिजल्ट इनटू कैंसर, ठीक है। ट्यूमर हो गया, चलो एक जगह पे हुआ, उसको निकाल दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो कैंसर होता है ना, वो स्प्रेड करता रहता है, और इस प्रोसेस को जिससे वो स्प्रेड करता है दैट इज कॉल्ड एज मेटासियासिस। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल का नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड इसको जो मेंटेन किया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है प्रॉपर जो सेल डिवीजन होती है हमारी बॉडी में, एंड विद द हेल्प ऑफ एपोप्टोसिस। अब व्हाट इज एपोप्टोसिस, मतलब जितने सेल नए आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो सेल डिवीजन इज रिलेटेड टू सेल ग्रोथ, एंड एपोप्टोसिस इज रिलेटेड टू सेल डेथ, कि जितने बने हैं उतने की डेथ हो जाएगी। जैसे आरबीसी की लाइफ कितने दिन की होती है, 100 to 120 days। दे बोर्न इन बोन मैरो, एंड आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, बोन मैरो, और आरबीसी की डेथ कहाँ पे होती है, स्प्लीन में, है ना। सो यहाँ पे 100 to 120 days तक आरबीसी जिंदा रहते हैं। लेकिन सोचो अगर इनकी अनलिमिटेड सेल ग्रोथ होने लग जाए, सेल उतने मरे नहीं, फिर क्या होगा, बॉडी में तो प्रॉब्लम आएगी ना, ठीक है। सो इसके दो केसेस हो सकते हैं, आइदर आपकी सेल डिवीजन बढ़ गई, क्या हुआ है, आइदर द सेल डिवीजन हैज इंक्रीज्ड और एपोप्टोसिस हैज डिक्रीज्ड, क्योंकि अगर इनके रेट में फर्क पड़ा तभी तो आपका क्या होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ। सो नेक्स्ट कम्स अ टर्म ओवर हियर इज प्रोटोऑन्कोसोम्स। अब नाउ व्हाट आर प्रोटोऑन्कोसोम्स, ये वो जीन्स होते हैं जो कि genes which regulate and coordinate the cell division and एपोटोसिस, ठीक है। जो सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं दैट आर नोन एज प्रोटोऑन्कोसोम्स, ठीक है। अब कैंसर नॉर्मल इंसान को क्यों नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी में सेल डिवीजन एंड एपोटोसिस जो है वो रेगुलेटेड है, विद बाय whom, by a gene known as प्रोटोऑन्कोसोम्स। लेकिन अगर मान लो कि इन्हीं जीन्स के अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशंस, इन्हीं जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाए, तो क्या ये रेगुलेट कर पाएंगे? सो आंसर विल बी नो, एंड दैट थिंग इज नोन एज ओन्कोजेंस। सो ये जो ओन्कोजेंस होते हैं ना बच्चे, ये आपके क्या कॉज करते हैं, दिस ओन्कोजेंस दे कॉज द कैंसर, ठीक है। दे कॉज द कैंसर, एंड होते क्या है, दे आर द म्यूटेटेड
प्रोटोऑन्कोजेंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज कमिंग इनटू योर माइंड इज मैम व्हाट इज द ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे कैंसर के लिए अलग अलग कैंसर के लिए यहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि आपका कीमोथेरेपी हो गया, ठीक है, रेडियोथेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया। सो ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज, कैन म्यूटेशंस कॉज द कैंसर? ऑफ कोर्स यस, राइट। अब यहाँ पे रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई है रिलेटेड टू कैंसर ट्रीटमेंट, जिसमें से फर्स्ट इज जीन साइलेंसिंग, कि जो जीन कैंसर को कोज करता है उसको साइलेंट कर दो। जैसे कि इसने क्या कहा, सर्टन ओन्कोजेंस जैसे कि आपके हो गए BRCA1 जीन, ये आपका कैंसर कॉज करता है। क्या आप इसको क्रिस्पर Cas9 यूज करके काट सकते हो? बिल्कुल काट सकते हो, ठीक है। सो ये अच्छा एक चीज और, जो ये क्रिस्पर Cas9 होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका सोमैटिक सेल्स पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है? सोमैटिक सेल्स पे एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट यहाँ पे हिंड्रेंस क्या आती है इस प्रोसेस में, इज पोटेंशियल टॉक्सिसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वे से आप उसको वहां तक पहुंचाओगे, दैट इज ऑल्सो जो है एक मतलब होता है ना, एक इतना एफिशिएंट नहीं है। So one way of achieving this is using lipid nanoparticles to deliver gas to the cancer cell. देखो इसमें क्या हुआ, इसको ऐसे समझो। अब जो मान लो कैंसर ब्रेन में क्रिस्पर Cas9 को कैसे पहुंचाए, क्योंकि जब ये बाकी लेयर से जाएगा हो सकता है उनको काटता फिरे, ठीक है, समझ में आ रही है। सो देखो इसमें दो चीजें हैं कि अगर वो लोकलाइज है और वो स्प्रेड नहीं हुआ, देन इट कैन बी इजीली रिमूव्ड, बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन, ठीक है, द प्रॉब्लम्स कम व्हेन कि जब वो लोकलाइज नहीं है, रादर इट इज बीइंग स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे यूज किया जाता है क्या, लिपिड नैनो पार्टिकल्स। यहाँ पे नैनो पार्टिकल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वैसे अभी के लिए इतना पार्टिकल समझ लो कि नैनो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका बहुत छोटा साइज होता है। सो इसको उसमें बाउंड करके आप उस तक कैंसर सेल तक पहुंचा दो, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज अ थिंग, बट नाउ द प्रॉब्लम इज क्रिस्पर Cas9 इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर, ठीक है। क्रिस्पर Cas9 जो है it don't work for all cancer types। सारी की सारी कैंसर टाइप्स के लिए क्रिस्पर Cas9 नहीं होता है। सो देन व्हाट टू डू, नाउ द थिंग इज दिस कि करें तो करें क्या। सो कोई बात नहीं, और भी तरीके, ठीक है। सो इसके लिए नेक्स्ट तरीका है, दैट इज RNA इंटरफेस। RNA इंटरफेस में क्या होता है, RNA देखो आई इंटरफेस, ठीक है, ये आपका क्या करता है, ये आपका जो यहाँ पे देखो होता क्या, here you will find what, siRNA, can you see that, this is what आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, RNA induced silencing कर रहे हो, this is what RNA induced silencing, ठीक है। और यहाँ पे siRNA क्या है, दिस इज शॉर्ट, एज यू कैन सी छोटा सा है, और ये डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। सो ये RNA जो है ये आपका क्या है, एक तरह से इट इज एक्टिंग लाइक अ पैसेंजर स्ट्रैंड, और ये पैसेंजर स्ट्रैंड के अंदर आपके क्या लोडेड है, इस पैसेंजर स्ट्रैंड के अंदर आपके लोडेड है, इस पैसेंजर स्ट्रैंड को कहाँ लोड किया जाता है, इनटू दी RISC। समझ में आ रही है कुछ बात? देखो यहां से क्या है, mRNA जो कि मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA के ऊपर आपने siRNA को टांग दिया, ठीक है, समझ में आई। अब ये जो होगा ये आपका क्या करेगा, उस लोकेशन को टारगेट करेगा, ठीक है। सो मैसेंजर RNA इज गिविंग द इंफॉर्मेशन, आर यू गेटिंग दिस थिंग, राइट। सो यहाँ पे एक चीज और का इस्तेमाल होता है, दैट इज
इसको ऐसे समझो, नहीं तो बाद में देखते हैं। इसमें एक चीज और का इस्तेमाल होता है, दैट इज अर्गोनॉट 2 और एगो 2। सो ये आपका एक प्रोटीन है जो कि आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ mRNA। जो भी डिसइंटीग्रेशन रेट है mRNA का उसको रेगुलेट करता है, मतलब mRNA टूटने का रेट है उसको रेगुलेट करता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ? ठीक है। सो जो भी कैंसर सेल्स क्रिस्पर Cas9 से नहीं ब्रेक हुए उसको आप RNAi टेक्निक से ब्रेक कर सकते हो, जीन को साइलेंस करके। ठीक है। सो इसमें बेसिकली आपका DNA इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू RNA, और कौन सा RNA? मैसेंजर RNA, विद द हेल्प ऑफ विच टेक्निक? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक। और फिर ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक से हम ट्रांसलेशन लगा के उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वी कन्वर्ट इट इनटू प्रोटीन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द थिंग एट दैट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इम्यूनोथेरेपी फॉर द कैंसर, जिसमें इम्यून सिस्टम को टारगेट किया जाता है। मतलब आपके पहले तो देखो आपकी बॉडी में दो तरह के इम्यून सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, इम्यून सेल्स में और इम्यून सिस्टम्स में दो तरह के मेन आपके इम्यून सेल्स होते हैं, दैट इज बी सेल्स एंड टी सेल्स। ऑल्दो और भी होते हैं लेकिन अभी के लिए हम इतना करेंगे। सो यहाँ पे बी सेल्स को आप ह्यूमरल बोलते हो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमरल इम्यूनिटी टू द बॉडी, और टी सेल्स प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखो जैसे कंट्री होती है ना, कंट्री के बाहर दो तरह की फोर्सेस तैनात है। एक होते कंट्री के बाहर आपको पता है ना, वी हैव व्हाट? वी हैव सोल्जर्स। सोल्जर्स का काम क्या है? हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड थिंग, अगर मान लो कोई पर्सन जो है वो अपने सोल्जर्स को मार के अंदर घुस भी गया तो उसको पुलिस मार देती है। सो बी सेल इज जस्ट लाइक अ पुलिस मैन, एंड आपके जो टी सेल होते हैं दे आर लाइक व्हाट? दे आर लाइक द सोल्जर्स। ठीक है। सो ये भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं फॉरेन एंटीजन के लिए। ये क्या करते हैं? ये उनको किल करते हैं। समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द थिंग। सो इसमें क्या होता है बेसिकली, आपने क्या किया, व्हाट यू डिड, you have attached these two functions as a break on the T cell, and what is done so as to increase the basically immunity। ठीक है, समझ में आ रही है? उसके बाद इनको डेवलप किसने किया था? जेम्स पी एलिसन एंड टोसोको हुंजो ने इसको डेवलप किया था, राइट। एंटीबॉडीज इनके साथ बाइंड करती हैं so that they can be inhibited and the T cells can attack on the cancer cell, ताकि उसको एक्टिवेट कर दे और जो है वो कम करने लगते। सो साइड इफेक्ट क्या है? ऑटो इम्यूनिटी बंदे की हैम्पर होती है। ठीक है, समझ में आ रही है? नेक्स्ट इज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के अंदर क्या होता है? जब कीमोथेरेपी दे दी जाती है ना, सो कीमोथेरेपी में इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तभी पर्सन के बाल बाल झड़ जाते हैं। या फिर पर्सन को जब रेडियोथेरेपी दी जाती है, तो इन दोनों थेरेपीज के अंदर ना बहुत सारा बेसिकली आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारे ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है। अब ये ब्लड सेल्स को आपको अपनी बॉडी में थोड़ी रखना है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट देम आउट। सो इनको बॉडी से रिप्लेस करने का काम कौन करता है? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है। सो इसमें होता क्या है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं इनको ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनको ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है। ठीक है, और इसके लिए क्या यूज की जाता है? इसके लिए जो यूज किया जाता है दैट इज सेंट्रल वेनोस कैथेटर, जो कि जस्ट ट्रांसफ्यूजन की तरह काम करता है, राइट। उसके बाद ये क्या करता है? ये ट्रेवल करता है ब्लड के थ्रू, कहाँ पे? बोन मैरो। कहाँ गया ये? बोन मैरो।
बोन मैरो में जाके इसने बोन मैरो को ट्रिगर किया ताकि बोन मैरो नए सेल्स प्रोड्यूस करे, क्योंकि बहुत सारे सेल्स कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी या फिर रेडियो के कारण मर गए। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो ये चीज यहाँ पे करी जाती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आपको दिमाग में रखनी है दैट इज व्हाट, दैट इज कि जो यहाँ पे स्टेम सेल यूज किए जाते हैं दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। The first type of stem cells that can be used is what? That is your basically autologous. कौन से होते हैं? जो ऑटोलोगस होते हैं। ये वो होते हैं जो कि पेशेंट के खुद के अंदर से आते हैं। ठीक है, पेशेंट के खुद के जो बोन मैरो में होते हैं वो क्या होते हैं आपको? दैट इज ऑटोलोगस। तो आप सोचोगे मैम अंदर से कैसे आते हैं? देखो इसमें क्या होता है, इसको ट्रीटमेंट से पहले कलेक्ट किया जाता है पेशेंट में एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट इनको दोबारा से इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आर एलोजेनिक। एलोजेनिक वो होते हैं जो कि बाहर से कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और अगर किसी पर्सन के मान लो कि अम्बिकल कॉर्ड के सेल्स प्रिवेंट किए जाए, बिकॉज अम्बिकल कॉर्ड का हमने किया था ना, अम्बिकल कॉर्ड के सेल से आप पूरा का पूरा बोन मैरो तक रीजनरेट कर सकते हो। मान लो किसी के प्रिवेंट किए गए हैं तो उसको भी आप कर सकते हो। क्लियर? सो दीज आर थ्री थिंग्स विच आर बीइंग, सॉरी फोर थिंग्स विच आर बीइंग डन। ठीक है, सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड. So the question is, RNAi technology has gained popularity in the last few years. So the first thing it has written is कि ये किस में हेल्प करता है? जीन साइलेंसिंग में। क्या करेक्ट है? बिल्कुल। नेक्स्ट, इट कैन बी, देखो तो वन वाला तो सही है, तो जिसमें वन नहीं है वो काट दो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, नहीं है, तो तीसरा तो वैसे ही गलत हो गया, तो तीसरे वाला पे क्या? अब देख लो मेजर, फोर्थ तो सही होगा, आपको देखना सेकंड। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। बिल्कुल हाँ, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आप इसको यूज करते हो, राइट? सो दिस थिंग इज करेक्ट। सो आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बेसिकली थिंग पे, दैट इज डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब होता क्या है डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। क्राइम सीन पे आपने कभी फोरेंसिक के कोई देखे हैं, जैसे सीआईडी वगैरह देखा हो, तो क्राइम सीन से क्या डीएनए कलेक्ट किया जाता है? किस फॉर्म में किया जाता है? आइदर इट कैन बी कलेक्टेड, स्लाइवा कलेक्ट कर लो, हेयर कलेक्ट कर लो, अगर सीमन मिल रहा है सीमन कलेक्ट कर लो, कुछ स्किन का कुछ टुकड़ा मिल रहा है वो कलेक्ट कर लो, ब्लड कलेक्ट कर लो, ऐसी चीजें करी जाती है ना कि ये सब चीजें कलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे इन सब चीजों से होता क्या है? So there are certain things which are over here. So let us understand that. So इसमें सबसे पहले तो अच्छा, तो पहले थोड़ा ये समझ लो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टेस्टिंग में होता क्या। सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि कौन से टाइप का डीएनए जो है वो आप यूज करते हो फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ठीक है, सो ये बेसिकली एक टेक्निक है जो कि साइंटिस्ट के द्वारा यूज की जाती है ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा पर्टिकुलर जो है आदमी वो क्रिमिनल है। ठीक है, और ये जो टेक्निक होती है दिस इज बेस्ड अपॉन व्हाट? दिस टेक्निक इज बेस्ड अपॉन वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, दैट इज VNTR और STR, दैट इज शॉर्ट टेंडम रिपीट। ठीक है, सो ये टेक्निक जो है इन दोनों चीजों पे बेस्ड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट दीज आर द बेसिकली द डीएनए बैंड्स। ठीक है, इसको जो चेक करते हैं वो बैंड्स होते हैं, दैट इज डीएनए बैंड। ठीक है, इसके अलावा डीएनए होते हैं, जो डीएनए होता है ना इट कंटेन 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। यूजुअली इसके अंदर 6 से लेके 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, और इसमें कौन कौन सा होता है? ATCNG, ये तो हमने किया था। ठीक है, और जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होता है वो आपका किसकी तरह एक्ट करता है? इट एक्ट्स लाइक अ, अरे यार क्या हो रहा है, इट एक्ट्स लाइक अ न्यूक्लियोटाइड मार्कर। समझ में आई इतनी बात की क्या हुआ यहाँ पे?
अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो इज दिस थिंग कि इतना तो मैम हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें करना क्या है अब यहाँ पे. सो यहाँ पे लेट अस सी समथिंग ओवर. सो फर्स्ट वी हैव व्हाट, वी हैव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अब जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी आप इसका पता लगा सकते हो. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता क्या है अगर हम बात करें, डीएनए रिप्लिकेशन फॉर प्रीटेस्ट डीएनए एम्प्लीफिकेशन. सो इसके अंदर आपका इन विट्रो डीएनए को रिप्लिकेट किया जाता है, जैसे लैब में डीएनए को रिप्लिकेट किया जा सकता है, ये चेक करने के लिए क्या क्या डीएनए मैच हो रहा है अपने डेटाबेस से या नहीं हो रहा. इसमें जो एंजाइम यूज करते हैं दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, ये भी मैंने आपको बताया था. और किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं इसको करने के लिए, दैट इज थर्मल साइक्लिकल. नेक्स्ट इज आपका रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज. ठीक है, RFLP. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काटते हैं टेस्ट में देखने के लिए. ठीक है, एंड देन व्हाट वी हैव फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए. सो देन वी हैव रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स. ये फ्रेगमेंट्स कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, जब आपने डीएनए को कट कर लिया. मान लो आपका ये डीएनए था, आपने इसको कट कर लिया. सो दिस इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट, दिस इज सेकंड फ्रेगमेंट एंड दिस इज थर्ड फ्रेगमेंट. ठीक है, आर यू गेटिंग द थिंग. अब यहाँ पे आप क्या करते हो, व्हाट इज बीइंग डन इन दिस टेक्निक, वी एनालाइज द लेंथ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, कि पॉलीमॉर्फिज्म कितना हुआ है, जो फ्रेगमेंट मींस कितनी बार वो रिपीट हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पे फिर आपका इस्तेमाल होता है VNTR एंड STR, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. समझ में आई बात. नेक्स्ट कम्स, अच्छा एक चीज और होती है इसमें, दैट इज यहाँ तक समझ में आ गया ना. अब यहाँ पे जो भी आपने डीएनए बैंड्स या फिर प्रोफाइल्स बनाए, उसको डेवलप किया जाता है यूजिंग व्हाट, यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली टेक्निक. इस टेक्निक में क्या किया जाता है, आपने क्या किया, आपने पीसीआर से पहले तो क्या किया, कलेक्ट कर लिया, आपने उसकी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया. नाउ व्हाट विल हैपन कि जो भी आपने, देखो यहाँ पे ऐसे मान के चलो, आपने कुछ सैंपल कलेक्ट किया, इस सैंपल को आपने टेस्ट ट्यूब में रखा, आपने डीएनए को कट किया विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक्स, एंड उस डीएनए कट को आपने एक जो है इलेक्ट्रो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ device. This device is known as what? This device is known as electrophoretic device. आपने जो भी डीएनए कलेक्ट किया था उसको आपने VNTR वगैरह लगा के कट कर लिया, उसके बाद आपने उसको इसमें रख दिया. अब इसके अंदर आपकी क्या होती है, जेल होती है. सो ये आपकी कुछ बैंड्स दिखाएगी इस तरह से. ठीक है, कुछ बैंड दिखाती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंड वी डिसाइड. समझ में आ रही है, समझ में आ रही है. जैसे आपने दो बंदों के सैंपल लिए ये चेक करने के लिए हु इज द कल्प्रिट, तो आप इस बैंड के थ्रू आप कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज व्हाट, इट इज अ टेक्निक व्हिच इज यूजिंग इलेक्ट्रो, व्हाई, बिकॉज इट इज यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट टू डिटरमिन द बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. कि आपको दो बंदों पे शक है, आपने दोनों बंदों का डीएनए कलेक्ट किया और आपने उस डीएनए को मैच करना है जो आपको डीएनए कहाँ से मिला है, क्राइम सीन से. सो आपने उसको यहाँ पे रखा ये चेक करने के लिए क्या चीज हुई. आर यू गेटिंग द पॉइंट. सो आपने एक जगह में जेल इसमें है, आपने इसमें पोर किया, इलेक्ट्रिक करंट चला दिया. ठीक है, उसके बाद वो मिक्स हुआ एंड देन इट विल बी बेसिकली डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज हुई और दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. ठीक है, समझ में आ गया, जैसे करंट मूव करता है. और ये याद रखना, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होती हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स दे मूव फास्टर, दे मूव फास्टर, एंड जो आपकी लार्जर फ्रेगमेंट्स होती हैं दे मूव स्लोली. ठीक है, समझ में आई. सो इसीलिए आप उनको इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो. राइट. अब यहाँ पे जो भी आपका बैंड पैटर्न मिला,
इस बैंड पैटर्न को एक नाइलॉन मेंबर में ट्रांसफर किया जाता है। इसको नाइलॉन मेंबर में या फिर इसको नाइट्रो सेलुलोज पेपर में ट्रांसमिट किया जाता है बाय सर्दन प्लॉट। उसके बाद इसको एक्सरे मशीन के अंदर रख के देखा जाता है कि भैया कौन सा बंदा जो है वो क्रिमिनल। ठीक है, सो आपको इतनी डिटेल में नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रो जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह क्या होती है। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट वी हैव इज डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। इस बिल को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये बिल क्या बोलता है कि नेशनल लेवल पे व्हाट वी शुड मेक, एट नेशनल लेवल वी शुड मेक अ डेटा बैंक। एक नेशनल डेटा बैंक होना चाहिए, एक रीजनल डेटा बैंक होना चाहिए, और इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें कुछ लोगों का डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कुछ लोगों का डेटा कलेक्ट करोगे, और उसमें कौन कौन से लोग का डेटा होगा, जिसमें क्राइम सीन पे जो भी डेटा आपने किया, जो आपके सस्पेक्ट्स हैं, या फिर वो पर्सन जो कि कोर्ट में जिनके ऊपर केस चल रहा है और अंडर ट्रायल, उसका डेटा ले सकते हो। कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ऑफेंडर्स हैं, उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हो। कौन से पर्सन है जो कि मिसिंग है, सो मिसिंग पर्सन डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, या फिर अननोन पर्सन जो घर छोड़ के चले गए, अननोन डिसेस्ड पर्सन, सो इन सब का डेटा जो है आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट, इसके अलावा ये बोलता है कि जो लोगों के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं है उसका आप, या फिर जो लोग मर मुर गए हैं उनका आप डेटा डिलीट कर दो। नेक्स्ट इज, ये बात करते हैं डीएनए रेगुलेटरी बॉडी बनाने की, कि डीएनए रेगुलेट बोर्ड होना चाहिए जो कि क्या करेगा, देखेगा कि क्या चीजें गलत तो नहीं हो रही है। सो एवरी लेबोरेटरी जो भी आपका डीएनए सैंपल एनालाइज करेगी, सो यहाँ पे वही लेबोरेटरी डीएनए सैंपल अपने पास रख सकती है जो कि डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, उसके बाद किसी का भी पर्सन का डीएनए कलेक्ट करने से पहले उससे रिटन परमिशन लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं करता है, ठीक है, अच्छा एक चीज और, रिटन कंसेंट उन इंडिविजुअल से लेनी जरूरी है जिनका बेसिकली बेचारे अंडर ट्रायल्स है, लेकिन ऐसे लोग जिनको 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट अवॉर्ड हो चुकी है, 7 ईयर्स या फिर 7 ईयर से ज्यादा की पनिशमेंट अवॉर्ड हो चुकी है, या फिर डेथ पेनल्टी जो है वो लगी है, सो इनसे परमिशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये किसी हीनियस क्राइम के लिए गिल्टी होंगे ना, इसीलिए। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ डेटा मतलब आपका किसके लिए यूज होगा, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस ओनली। और इसमें अगर कोई इसका वॉयलेशन करता है 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है। राइट, अब डीएनए टेस्टिंग जो है वो किसके लिए अलाउ करी गई है, डीएनए टेस्टिंग इज अलाउड फॉर सर्टेन थिंग, जैसे कि क्राइम ऑफेंसेस जो आईपीसी के अंतर्गत हुए, या फिर सिविल केस, जैसे मान लो कोई पैटर्नल डिस्प्यूट है, कि कोई कह दे प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, उसके बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के टाइम पे, ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, इमिग्रेशन के टाइम पे, अनआइडेंटिफाइड रिमेन्स, अबंडेंट चिल्ड्रन, इन सब के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बट सर्टेन पीपल दे आर क्रिटिसाइजिंग इट, सेइंग दैट कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, ये क्या है आपका राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन, समझ में, जो कि फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, this is a question. The question is with respect to the recent development in science, which of the following is not correct? ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं? The statement is functional chromosome can be created by joining the segments of DNA taken from the cell of different species. Second, pieces of artificial functional DNA can be created in the laboratory. And the last is piece of DNA taken from the plants and can undergo the cell division. अब देखो, ये आपका क्वेश्चन है, इसकी ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज 1 and 2, थर्ड ऑप्शन इज 2 and 3, एंड द लास्ट ऑप्शन इज none. आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से सही है। सो दिस इज समथिंग विच इज योर होमवर्क। ठीक है, चलिए
तो इसके साथ क्लास को एंड करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. I hope you like the video. Thank you so much. Keep loving, keep watching. In the next class, we will discuss about what? We will discuss about health and immunity.